Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, साइकोलॉजी का ये टेस्ट नंबर 9 है और यहाँ पर मैं आपके लिए 30 प्रश्न बिल्कुल यूनिक लेकर आया हूँ। अगर आप इन 30 प्रश्नों को देखोगे तो आपको कई प्रश्न इसमें ऐसे लगेंगे जो पहली बार आपने देखे हैं। इस बार आपको इस टेस्ट में ऐसा लगने वाला है कि बहुत सारे नए प्रश्न आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो मित्रों, टेस्ट को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले कहना चाहता हूँ कि अगर आप टेस्ट में 25 प्रश्न सही कर पाते हो तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, अगर 25 प्रश्न सही कर देते हो और सभी सब्जेक्टों में ऐसी तैयारी हो तो मित्रों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं? जो ब्रेल लिपि है, जो टेप रिकॉर्डिंग है, ये किन बालकों की शिक्षा हेतु प्रयुक्त करते हैं? दृष्टि बाधित छात्रों के लिए, अस्थि बाधित छात्रों के लिए, श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए या शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए? तो मित्रों राइट आंसर बताइए। मित्रों इसका राइट आंसर आता है प्रथम विकल्प, दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए। देखिए, दृष्टि बाधित का मतलब क्या है? जो बालक आंखों से देख नहीं पाते हैं तो उनको आप नॉर्मल भाषा में अंधे भी बालक भी कहते हो। तो मित्रों ये ब्रेल लिपि जो है ये दृष्टि बाधित बालकों के लिए ही है, इसलिए इसका प्रथम विकल्प सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। मित्रों दूसरा प्रश्न आता है, डिसलेक्सिया संबंधित है पढ़ने संबंधी समस्या से, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, लेखन संबंधी समस्या से या वाक क्षमता संबंधी विकार से? तो मित्रों ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है, कई बार अलग अलग राज्यों के एग्ज़ाम में अलग अलग जो शिक्षक भर्तियां होती है उनमें कई बार ये प्रश्न आ चुका है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। तो मित्रों डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है? पठन संबंधी समस्या से या पढ़ने संबंधी समस्या से? इसका प्रथम विकल्प मित्रों सही रहेगा। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं मित्रों। तीसरा प्रश्न है, संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता किसे कहा गया है? ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता थॉर्न को कहेंगे, रोजर्स को कहेंगे, विलियमसन को कहेंगे या इनमें से किसी को नहीं कहेंगे? तो मित्रों राइट आंसर बताइए तीसरे विकल्प का। साथियों राइट आंसर है थॉर्न। ठीक है, संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता किसे कहा गया है? थॉर्न को कहा गया है। तो मित्रों याद रख लीजिए इसको या फिर लिख लीजिए इसको किसी रजिस्टर या कॉपी में कि संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता थॉर्न को कहा गया है। किसको? थॉर्न को। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, बहुत सारे नए प्रश्न मिलेंगे आपको। चौथा प्रश्न है, बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण है, 7 उप परीक्षण है, 8 उप परीक्षण है, ये 4 उप परीक्षण है? तो मित्रों जो भाटिया बैटरी परीक्षण है इसमें कुल कितने उप परीक्षण सम्मिलित हैं? साथियों इसका राइट आंसर आता है इसका भी प्रथम विकल्प। जो बुद्धिमापन के लिए भाटिया बैटरी परीक्षण है इसमें कुल 5 उप परीक्षण हैं। कितने हैं? 5 हैं। ये मैंने आपको बुद्धि का मापन जब पढ़ाया था तो भाटिया बैटरी परीक्षण में इन 5 परीक्षणों के नाम भी आपको लिखा दिए थे। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? उद्भवन, अभिप्रेरण, आयोजन और प्रबोधन। मित्रों इस क्वेश्चन को भी आपको लिख लेना है क्योंकि ये भी बहुत ही शानदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल गलत करने वाले हो। तो मित्रों राइट आंसर बताइए 5वें प्रश्न का आपके अनुसार। साथियों इसका राइट आंसर है दूसरा विकल्प, अभिप्रेरणा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं होती है। देखो अभिप्रेरणा ये जो सृजनात्मक प्रक्रिया है इसमें उद्भवन भी होता है, आयोजन भी होता है और प्रबोधन भी होता है। ये तीनों चीज़ें सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित है,
लेकिन अभिप्रेरणा को सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं माना गया है, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे साथियों। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? मतलब बालक में वृद्धि और विकास का जो प्रथम चरण होता है वो शारीरिक विकास है, नैतिक विकास है, सामाजिक विकास है या मानसिक विकास है? तो साथियों इसका राइट आंसर है शारीरिक विकास। देखिए वृद्धि और विकास में प्रथम चरण का मतलब क्या है? ऐसा तो ये नहीं कि बालक का जन्म होते ही नैतिक विकास हो जाएगा, बालक का जन्म होते ही सामाजिक विकास हो जाएगा, बालक का जन्म होते ही मानसिक विकास हो जाएगा, लेकिन बालक के जन्म से ही प्रथम चरण वृद्धि और विकास का शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका प्रथम विकल्प मित्रों सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट 7वां प्रश्न देखेंगे। 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो साथियों देखिए आपको ये देखना है कि बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। पहला विकल्प है सामूहिकता की प्रबलता, दूसरा है जिज्ञासा की कमी, तीसरा है अभिवृद्धि में स्थिरता और चौथा है समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो साथियों राइट आंसर बताइए कि कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। मित्रों यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, जिज्ञासा की कमी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। देखो बाल्यावस्था में सामूहिकता में प्रबलता भी होती है, बालक समूह में रहना पसंद करता है और समूह के प्रति वो वफादार भी होता है। अभिवृद्धि जो होती है उसमें स्थिरता आ जाती है, रुक जाती है वृद्धि होना, वो समूह एवं खेलों में सहभागिता निभाता है, लेकिन उसमें जिज्ञासा की कमी नहीं होती है। वो तो प्रत्येक वस्तु को यहाँ पर जानने का प्रयास करता है कि ये किस काम आती है, ये क्या वस्तु है। तो मित्रों यहाँ पर दूसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट 8वां प्रश्न देखेंगे। 8वां प्रश्न है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? कि आप एक अध्यापक हो, आपको पढ़ाने के लिए टीचिंग मेथड का चयन करना है, तो किस पर ध्यान नहीं दोगे? व्यक्तिगत भेद पर, अभिभावक की पृष्ठभूमि पर, छात्रों का मानसिक स्तर पर और विषय की विशिष्ट प्रकृति पर। तो मित्रों राइट आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या रहेगा? मित्रों इसका राइट आंसर है अभिभावक की पृष्ठभूमि पर हम ध्यान नहीं देंगे शिक्षण विधि का चयन करते समय, क्योंकि शिक्षण विधि का चयन किसके द्वारा किया जाता है? अध्यापक के द्वारा। अब अध्यापक को पता है कि मुझे ये चीज़ क्लास में पढ़ानी है, तो उसमें अभिभावक की पृष्ठभूमि कहाँ से आएगी? उसमें व्यक्तिगत भेद हो ले सकते हो आप, छात्रों का मानसिक स्तर ले सकते हो, विषय की विशिष्ट प्रकृति ले सकते हो, लेकिन अभिभावक की पृष्ठभूमि शिक्षण विधि के अंतर्गत नहीं आती है, शिक्षण के अंतर्गत आती है, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों। 9वां प्रश्न है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता व काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। कि कोई भी एक बालक है, उसने काली गाय देख ली, काला कुत्ता देख लिया और काली वस्तु कुछ भी देख लिया, मतलब उसका एक निश्चित अनुबंधन हो गया उस चीज़ के प्रति। तो इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित होता है? अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण, अनुक्रिया सामान्यीकरण और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है उद्दीपक सामान्यीकरण, क्योंकि देखिए बालक ने जो उसके सामने उद्दीपक है, जैसे काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तु, तो ये जो काली शब्द आ रहा है, काली या काला शब्द, ये तो हुआ यहाँ पे उद्दीपक। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे? उद्दीपक। अब उसके सामान्यीकरण कर लिया उसने कि कोई सा भी, जैसे सॉरी ये तो उद्दीपक नहीं हुआ, ये तो एक तरह से विशेषता हुई उस चीज़ की। अब सामान्यीकरण कैसे किया कि भाई काली गाय है, अब काली गाय ने उसे मारती है वो काली गाय, तो अगर वो काले कुत्ते को देखकर भी डरने लग जाता है कि यार ये भी मारेगा, और कोई सी भी काली वस्तु देख के डरने लग जाता है कि यार ये वस्तु भी मुझे मारने वाली है, तो उसको ही कहा जाता है उद्दीपक सामान्यीकरण। मतलब जब एक समान उद्दीपक जब होते हैं और उनमें विभेदन करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, तो उसको ही उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे मित्रों। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? बोध, चिंतन, स्मृति, वर्णन। तो यहाँ पे यूँ बताइए कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? मित्रों इसका राइट आंसर आता है वर्णन। ठीक है, शिक्षण के 3 स्तर हैं, बोध है, चिंतन है, स्मृति है,
लेकिन वर्णन शिक्षण का स्तर नहीं माना गया है। अतः इसका चौथा विकल्प सही होगा। मित्रों, आशा है आपको टेस्ट में बहुत सारी अच्छी जानकारी मिल रही होगी, तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना, बहुत सारी जानकारी आगे भी आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न देखेंगे साथियों। 11वां प्रश्न है अधिगम का पठार है। आपको ये देखना है कि अधिगम का पठार क्या होता है। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम की समाप्ति या अधिगम में अवरोध। तो आपको दिए गए विकल्पों में से ये बताना है कि अधिगम का पठार क्या होता है। साथियों, राइट आंसर है अधिगम में जब अवरोध आ जाता है तभी अधिगम में पठार बनते हैं। साथियों, अधिगम की समाप्ति अधिगम का पठार नहीं होता है। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अवरुद्ध मतलब जो अधिगम चल रहा था वो रुक गया है, अवरुद्ध, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ तो रहा है, लेकिन यहाँ अधिगम में अवरोध आ जाना ही पूर्ण रूप से अधिगम का पठार कहलाता है। प्रश्न नंबर 11 में चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया? हल ने, केंडलर ने, कोहलर ने और ब्रिक ने। तो मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस प्रश्न को जरूर गलत करोगे। तो साथियों, इसका राइट आंसर बताना है। बताए राइट आंसर कि जो समस्या समाधान है उसमें लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? प्रस्तुत नहीं, प्रस्तावित किया था। तो मित्रों, इसका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 12 में प्रथम विकल्प हल के द्वारा, CL हल के द्वारा समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को प्रस्तावित किया गया था। मित्रों, अगर आपने कोलर लगाया है तो ये बिल्कुल गलत है, हल ही यहाँ पे राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे साथियों। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक और संवेदी। तो मित्रों, ये बताइए कि प्रश्न नंबर 13 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? संवेग का कौन सा तत्व नहीं है? यूँ नहीं पूछ रहा तत्व है, यूँ पूछ रहे हैं कि संवेग का तत्व कौन सा नहीं है। तो साथियों, संवेग व्यवहारात्मक भी होते हैं, संवेग दैहिक भी होते हैं, संवेग संवेदी भी होते हैं, लेकिन संवेग संज्ञानात्मक नहीं होते हैं। अतः प्रश्न नंबर 13 में तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे मित्रों। 14वां प्रश्न है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक क्या है? क्षमता निर्णय का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव और संवेदनशीलता। तो मित्रों, यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन गलत लग सकते हैं, लेकिन इसमें से जो थोड़ा भी सही है वो आपका राइट आंसर रहेगा कि समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। मित्रों, इसका राइट आंसर है संवेदनशीलता समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे तो है क्षमता निर्णय का अभाव, तो अभाव तो होना ही नहीं है। अभिभावकों की भागीदारी का न होना, तो ये भी गलत हो गया। अलगाव मतलब अलग अलग, और संवेदनशीलता का मतलब तो है बालकों की जो क्रियाएं होती है, जो इच्छा होती है, उनके प्रति संवेदनशील या जागरूक हो जाना। तो मित्रों, यहाँ पर यह आवश्यक है, इसलिए इसका चौथा विकल्प ही सही रहेगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? कि कोई भी एक समावेशी कक्षा के है, उस कक्षा में कौन कौन से छात्र वहाँ पे शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र और बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो साथियों, राइट आंसर बताइए 15वें प्रश्न का। मित्रों, राइट आंसर है समावेशी कक्षा में सामान्य बालक भी शामिल होते हैं और विशिष्ट बालक भी शामिल होते हैं। अतः सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों यहाँ पे दूसरे विकल्प में दिए गए हैं, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे मित्रों। 16वां प्रश्न है, हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा? डॉक्टर मेस ने, योकम ने, सिम्पसन ने और कोलसनिक ने। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर बताइए। मित्रों, इसका राइट आंसर है हम करके सीखते हैं, ये कहने वाले थे योकम। कौन थे? योकम। कि हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो वो कैसे सीखते हैं? करके, क्रिया के द्वारा उस चीज़ को सीखते हैं, तो वो ज़्यादा याद रह पाती है, ज़्यादा इफेक्टिव वो होती है। मित्रों, यहाँ पे करके सीखने की विचारधारा तो जॉन डीवी के द्वारा दी गई थी, लेकिन करके सीखने कि हम करके सीखते हैं, ऐसा योकम का कहना है, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही रहेगा।
प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना और अन्वेषण। तो अवबोध स्तर के जो उद्देश्य होते हैं उनमें यहाँ पे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प आता है अवबोध स्तर के अंतर्गत? तो मित्रों इसका राइट आंसर है तुलना, तीसरा विकल्प। क्योंकि देखिए अवबोध स्तर में छात्र वर्गीकरण कर सकते हैं, छात्र तुलना कर सकते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें अवबोध के अंतर्गत आ जाती है, इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 17 में। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे मित्रों, 18वां प्रश्न है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि और विषय वस्तु का स्वरूप। तो मित्रों बहुत इजीली क्वेश्चन है कि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है, ये देखना है आपको सिर्फ। तो मित्रों अधिगम की इच्छा भी मनोवैज्ञानिक कारक है, प्रेरणा भी मनोवैज्ञानिक कारक है, रुचि भी मनोवैज्ञानिक कारण है, लेकिन जो विषय वस्तु का स्वरूप है ये मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही मान लिया गया है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं मित्रों, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? पावलोव, बिने, चोम्स्की और मेस्लो। तो मित्रों राइट आंसर बताइए कि ये जो 4 मनोवैज्ञानिक आपके सामने दे रखे हैं इनमें से भाषा विकास से किसका संबंध है? साथियों इसका राइट आंसर है नोम चोम्स्की का भाषा विकास के साथ गहरा संबंध है। इन्होंने भाषा विकास के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो मित्रों तीसरा विकल्प यहाँ पे सही रहेगा, भाषा विकास से संबंधित कौन है? नोम चोम्स्की। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, 20वां प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? विकल्प है आपके सामने समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन और चिन्ह अनुबंधन। तो मित्रों ये बताइए कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है B.F. स्किनर का, उसका अन्य नाम इन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो साथियों जो नैमित्तिक अनुबंधन है वो ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है, अतः यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है, क्योंकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मित्रों 21वां। साथियों 21वां प्रश्न आता है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे पता है आप इसको भी 100% गलत करने वाले हो। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत तर्क के अनुकूलन पर बल देता है, व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है, चिंतन के अनुकूलन पर बल देता है, या अभिप्रेरणा के अनुकूलन पर बल देता है? तो साथियों राइट आंसर बताइए 21वें प्रश्न का। मित्रों मुझे पता है आपने व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है ऐसा लगाया होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत विकल्प है। यहाँ पे सही विकल्प है अभिप्रेरणा के अनुकूलन पर बल देता है। मित्रों ये यूपी टेट का आया हुआ क्वेश्चन है और यूपी टेट में यहाँ पर चौथा विकल्प सही माना गया था कि अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो किसके अनुकूलन पर बल देता है? अभिप्रेरणा के अनुकूलन पर बल देता है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, और अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो मित्रों इनमें से कौन सी विशेषता अधिगम की नहीं है? साथियों राइट आंसर है इसका प्रथम विकल्प, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ये अधिगम की विशेषता नहीं है, क्योंकि अधिगम को आप प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित नहीं कर सकते हो। अधिगम कर सकते हो लेकिन अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित नहीं किया जा सकता। देखो अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, सही है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, ये भी बात सही है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, और ये भी सही है। मित्रों ये भी यूपी टेट का आया हुआ प्रश्न है, इसमें भी प्रथम विकल्प को ही सही माना गया है। आप बिल्कुल अपना खुद का दिमाग लगा के दिए गए आंसर को चेंज नहीं करें, क्योंकि माने हुए हैं तो आप उसको गलत नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे मित्रों। 23वां प्रश्न है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। जो बच्चे होते हैं अल्पवयस्क, उनको जो अधिगम प्रक्रम है उसमें अभिभावकों की भूमिका पूछ रहा है। तो निषेधात्मक होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होनी चाहिए, संवेदनात्मक होनी चाहिए, या उदासीन होना चाहिए?
तो मित्रों राइट आंसर है इसका प्रश्न नंबर 23 में तीसरा विकल्प कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका संवेदनात्मक होनी चाहिए, अग्र सक्रिय नहीं होनी चाहिए। देखिए संवेदनात्मक का मतलब है कि जो वो व्यवहार कर रहे हैं उसको प्रशंसा करो या फिर आप उसकी बात को मानो या फिर वो जो सीख रहा है उसको सिखाओ। ऐसा नहीं है कि उसमें कमियां निकालो, उसके दोष गिनाओ, तो ऐसा ही कहलाता है संवेदनात्मक। तो मित्रों यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे मित्रों। 24वां प्रश्न है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में और गृह में। तो मित्रों प्रश्न को समझिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको सबसे अच्छी तरीके से आपको परिभाषित करना है। तो मित्रों इसका जो सही आंसर आता है 24वें प्रश्न का वो है विद्यालय एवं कक्षा में। साथियों इसका दूसरा ही विकल्प सही क्यों है? देखिए कि जो संज्ञानात्मक का मतलब किससे है? ज्ञान संबंधी विकास से है। उसने जो पढ़ा है उसको जो पढ़ाया गया है उस विकास की पूछ रहा है ये। तो आप खेल के मैदान में ले जाके उसकी ज्ञान हो, ऐसा तो नहीं है नहीं कि आप उससे प्रश्न पूछोगे। कहाँ पे पूछोगे? विद्यालय और कक्षा में ये चीज़ की जाएगी। इसलिए मित्रों इसका 101% दूसरा ही विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे साथियों। 25वां प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न का मतलब क्या है? जो छोटी कक्षाएं हैं, निचली कक्षाएं होती है, उसमें शिक्षण में जो खेल विधि होती है वो किस पर आधारित होती है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर और शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो मित्रों राइट आंसर बताइए। आपको जरूर नए प्रश्न लगे होंगे, आपको बहुत सारा नया ज्ञान आशा है इस वीडियो से मिला होगा। मित्रों अगर अच्छा लगता है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? अगर अच्छा लगता है तो, नहीं तो बिल्कुल आप डिसलाइक भी वीडियो को करके जा सकते हो। तो मित्रों यहाँ पे 25वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। कैसे? देखिए जो छोटी कक्षाएं हैं वहाँ पर खेल क्यों खिलाते हैं? ताकि जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है विकास एवं वृद्धि के, उनके अनुसार बालक का विकास हो, इसलिए उनको खेल खिलाया जाता है और खेल विधि भी इन सिद्धांतों पर ही आधारित होती है। अतः मित्रों यहाँ तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। 26वां प्रश्न है आपके सामने, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या है? अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप इसको कह सकते हो। विकल्प है सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाती है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। दूसरा है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करती है। तीसरा है एक दिशीय रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करती है। और चौथा है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सर्जन करती है। तो मित्रों राइट आंसर बताइए कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या है? साथियों इसका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 26 में चौथा विकल्प कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सर्जन करती है। मतलब जो नए अधिगम करता होते हैं उनमें रुचि का सर्जन कौन करती है? अभिप्रेरणा करती है अधिगम के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे मित्रों। 27वां प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध होता है संज्ञान से, संवेग से, संवेदना से या चिंतन से। तो मित्रों बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, हो सकता है आप गलत कर दो लेकिन ये बिल्कुल 1% भी नहीं होना चाहिए। तो मित्रों ये तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ कि मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे होता है? प्रत्येक कोई ना कोई संवेग से जरूर होता है। तो मित्रों इसका दूसरा विकल्प सही है। विलियम मैकडूगल ने जो संवेगात्मक विकास का सिद्धांत दिया था वहाँ पर मैं आपको इस चीज़ को पढ़ा चुका हूँ। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। 28वां प्रश्न है, रोर्शा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व मापन हेतु, बुद्धि के मापन हेतु, अभिरुचि के मापन हेतु और अभिक्षमता के मापन हेतु। तो साथियों राइट आंसर बताइए। मित्रों रोर्शर इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। रोर्शर इंक ब्लॉक टेस्ट जो है वो एक प्रक्षेपी परीक्षण है, ठीक है। मैं आपको साइकोलॉजी में आज प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी विधियों की क्लास
लेकर आया हूं, तो मित्रों उस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि वो क्लास आपके लगभग 9 बजे के लगभग आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसमें प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी विधियों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। मित्रों यहाँ पे तो प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 29 पे चलते हैं मित्रों। 29वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन और प्रयोगीकरण। मित्रों आपको ये जो प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी विधियां हैं उसी के अंतर्गत ये विधि मैं पढ़ाने वाला हूं। तो देखो, व्यक्तिनिष्ठ होती है, वस्तुनिष्ठ होती है, इस प्रकार से अप्रक्षेपी विधियां होती है 3 प्रकार की। तो उसमें व्यक्तिनिष्ठ विधि सर्वाधिक है अंतर्दर्शन। देखो, व्यक्तिनिष्ठ का मतलब क्या है? जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में ही अध्ययन किया जाए। तो अंतर्दर्शन में आप खुद के अंदर ही तो देखोगे, ऐसा तो नहीं है नहीं कि खुद के अंदर देख लिया, दूसरे का व्यक्तित्व भी निर्धारित कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है मित्रों। और जो बहिर्दर्शन है, प्रायोगिकरण है, अवलोकन है, ये व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है, ये आत्मनिष्ठ विधियां हैं ये। तो मित्रों आत्मनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, ये सभी चीज़ें मैं अच्छी तरह से आपको कक्षा जो 9 बजे क्लास है उसमें बताने वाला हूँ। और आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, क्रेशमर में व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? जो क्रेशमर था ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कृशकाय, सुडोलकाय, गोलकाय और सभी। तो साथियों राइट आंसर क्या है? जो क्रेशमर है उन्होंने कृशकाय, सुडोलकाय, गोलकाय सभी प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। तो मित्रों कैसी लगी क्लास प्लीज़ कमेंट करके जरूर जाना, जितने प्रश्न सही होते हैं उनको, और अपने अमूल्य सुझाव भी प्रदान करना कि आगे की क्लासों में भी ऐसे ही प्रश्न चाहिए या और यूनिक प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। 8 बजे आपके SST की क्लास आ रही है।